Hello everyone. Myself Dr. Sabia Banu, Associate Professor in Rog Nidan Department of Shri Ram Ayurvedic Medical College and also consultant in OBS and Gynae. So friends, here today our topic is uterine fibroid. Uterine fibroid is very common in days today and जिसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं रसौली बच्चादानी की. Here you can see the picture of the uterus having some fibroid on its outermost surface. Definition: uterine fibroid is a leiomyoma. Remember this. It is benign, non-cancerous tumor arising from the smooth muscle layer of myometrium of the uterus. And its size varies from the size of seedling to watermelon size. Its size ranges from 1 mm to 20 सेंटीमीटर. अब आप सोच सकते हैं कि ये छोटा सा छोटा एक बीज के साइज़ का हो सकता है और बड़ा सा बड़ा वाटरमेलन के साइज़ का हो सकता है. नाउ द कॉजेस. ये रसौली या फाइब्रॉइड जो है वो एक भी हो सकता है, फ्यू भी हो सकते हैं और मैनी भी हो सकते हैं. तो जो मैंने अपने प्रैक्टिस टाइम पे देखा या एक्सपीरियंस में देखा है वो मैक्सिमम 25 फाइब्रॉइड देखा है जो कि एक पेशेंट में था. शी वॉज़ वेरी यंग, नियर अबाउट एज वॉज 18 to 20 and she has been operated. Myomectomy was been done and 25 fibroid was removed from her uterus. Now the कॉज इसकी कोई ठोस वजह या कारण नहीं है फाइब्रॉइड का, लेकिन देखा गया कि कुछ केसेस में ये ज़्यादा पाया जाता है. जैसे कि फैमिली हिस्ट्री. अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके सिस्टर को है, आपके मम्मा को है, देन योर चांसेस इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड ऑफ डेवलपिंग फाइब्रॉइड. जेनेटिक ऑल्ट्रेशन. ये भी देखा गया है कि जो सेल्स होते हैं जहाँ जिससे ये अराइज होते हैं, जो मायोमेट्रियम के नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके उनमें जेनेटिक म्यूटेशन होता है जिसके वजह से दे कन्वर्ट इनटू फाइब्रॉइड. हार्मोन्स. दिस फाइब्रॉइड इज़ वेरी कॉमन इन चाइल्ड बियरिंग एज, दैट इज़ 20 ईयर टू 40 या 45 ईयर एज. तो हार्मोन्स में 2 हार्मोन्स आर वेरी कॉमन इन वुमेन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस. These two hormones are also responsible for the development of fibroid. इसीलिए देखा गया है कि ये जो फाइब्रॉइड या रसौली होती है वो चाइल्ड बियरिंग एज में ही पाई जाती है जब ये हार्मोन्स पीक पे रहते हैं. लेकिन वंस मेनोपॉज ऑकर देन देयर लेवल डिक्रीजेस एंड ऑल्सो फाइब्रॉइड श्रिंक. यानी एक बार मेनोपॉज हो जाता है तो फाइब्रॉइड अपने आप श्रिंक हो जाता है क्योंकि ये हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है या कम हो जाता है. अदर रीज़न भी हो सकते हैं. केमिकल. कुछ सेल्स में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जैसे IGF फैक्टर, जो कि एक वजह होती है फाइब्रॉइड डेवलपमेंट की. इसकी कुछ और भी वजह हैं जैसे कि विटामिन D डेफिशिएंसी में ऑल्सो कॉजेज़ फाइब्रॉइड, या कुछ लोग जो रेड मीट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कम रखते हैं, या फिर और अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जैसे कि बियर, या फिर ज़्यादा स्मोक करते हैं, तो इन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है. या फिर जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जैसे कि ब्रेड हो गया, कुकीज़ हो गई हैं, केक्स हो गए हैं, शुगर हो गया है. तो ये सब भी एक वजह होती है इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रॉइड. नाउ द रिस्क फैक्टर. तो रिस्क फैक्टर का मतलब है कि इन चीज़ों में रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है फाइब्रॉइड डेवलपमेंट का. जैसे कि हेरिडिटरी. ये मैंने पहले भी बता दिया है. जैसे फैमिली हिस्ट्री में अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर मम्मा को है, सिस्टर को है, देन यू आर ऑल्सो एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग फाइब्रॉइड. रेस. इन अफ्रीकन रेस ब्लैक वुमेन आर मोर प्रोन टू डेवलप फाइब्रॉइड rather than other racial group. प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. तो फाइब्रॉइड जो होता है ये रिलेटेड होता है प्रेगनेंसी से भी. जैसे जिन्हें ज़्यादा प्रेगनेंसी होती है, जिन्होंने ज़्यादा डिलीवरी की है या जिनके बच्चे हैं, तो उन लोगों में फ्रीक्वेंसी कम होती है या उन लोगों में
लो होता है फ्रीक्वेंसी टू डेवलप द फाइब्रॉइड। लेकिन जो नली पैरिटी या नली पेरस वुमेन होती हैं, नली पेरस वुमेन क्या होती हैं, जिन्होंने कभी चाइल्ड डिलीवर नहीं किया है या जिन्हें बच्चे नहीं हैं, तो इनमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चांसेस क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि ये जो वुमेन होती हैं, ये दे आर मोर एक्सपोज टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनको लाइफ टाइम में अपने चाइल्ड बियरिंग जो एज होती है, रिप्रोडक्टिव एज जो होती है, उसमें उनको लगातार रेगुलर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता रहता है। लेकिन जो प्रेगनेंसी होती है, तो 1 महीने प्रेगनेंसी टाइम पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती, एमेनोरिया हो जाता है, और लैक्टेशन टाइम पे भी एमेनोरिया हो जाता है। तो इस टाइम पे एक्चुअली इन लोगों में एक ब्रेक हो जाता है, जो तो वो लोग टोटली उनका मतलब एक्सपोज नहीं होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, एक ब्रेक मिल जाता है जिसके कारण इनमें फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है फाइब्रॉइड डेवलप करने की। ओरल ओसीपीज़ यानी जो बहुत ज़्यादा ओसीपी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं, उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं फाइब्रॉइड के। Now the type. Type depend on the location of the fibroid. Broadly, it is of two type: body fibroid and cervical fibroid. Body fibroid develop on the body of the uterus, and it is of three type: intramural or interstitial fibroid. Intramural fibroid or interstitial fibroid develop within the muscular layer of the uterus, and subserosal fibroid develop it extend on the outermost surface of the uterus, and submucosal fibroid develop in the in the endometrium, pushing occupying the endometrial cavity. तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं सबसेरोसल, इंटरम्यूरल, सबम्यूकोसल। सबम्यूकोसल में देखें कि ये इट डेवलप इनटू द यूट्राइन कैविटी, थर्स रिड्यूसिंग द स्पेस ऑफ द कैविटी। और पेडिकुलेटेड यानी फाइब्रॉइड विद अ स्टॉक। सर्वाइकल फाइब्रॉइड chances is only 1 to 2%. Now the mostly 75% remain asymptomatic. जो 75% लेडीज़ होती हैं उनको तो पता भी नहीं चलता कि उन्हें फाइब्रॉइड है, क्योंकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन जो 25% लेडीज़ होती हैं, दे फेस द सिम्टम्स, एंड द सिम्टम्स आर मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी, उसमें भी मिनोरेजिया। 30% को मिनोरेजिया होता है। मिनोरेजिया मीन्स हैवी menstrual bleeding both in duration and amount. मेट्रोरेजिया और irregular bleeding यानी उनके पीरियड्स के बीच बीच में भी स्पॉटिंग दिखाई देना या पीरियड्स हो जाना। डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल ब्लीडिंग। इनफर्टिलिटी भी 30% होता है। स्पेशली सारे फाइब्रॉइड में इनफर्टिलिटी नहीं होता है, लेकिन जो सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड होता है विच ग्रो या एक्सटेंड इनटू द एंडोमेट्रियम, जस्ट रिड्यूसिंग द कैविटी, यूट्राइन कैविटी, तो उस वजह से अगर बच्चा कंसीव भी होता है तो बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। फीटस इज़ अनेबल टू ग्रो एंड देयर इज़ अ फीटल लॉस, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। पेन इन लोअर एब्डोमेन, एब्डोमिनल स्वेलिंग। तो अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने कहा है कि ना बड़ा वाटरमेलन के साइज़ का भी हो सकता है, तो अगर ये बहुत बड़ा होता है देन इट इज़ फेल्ट ऑन द एब्डोमेन एज अ लम्प। प्रेशर सिम्टम्स, सिंस blood is just behind the uterus, so this fibroid put the pressure on the bladder, due to which there is difficulty in urination and there is a frequent micturition. क्योंकि जो फाइब्रॉइड होता है वो प्रेशर पुट करता है ब्लैडर पे, जिसके कारण क्या होता है कि बार बार यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है और डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन भी होता है। Abdominal examination. In abdominal examination, fibroid is formed more toward hard, margin are well defined except the lower pole. Mobility is restricted from above downward, but can be moved from side to side. Percussion, dull sound is noted. Pelvic examination. Bimanual examination reveals
Uterus irregularly enlarged. Uterus is not felt separated from the swelling. As such, a groove is not felt between the uterus and the mass. The cervix moves with the movement of the tumor felt per abdomen. Now the diagnosis. कैसे कंफर्म करेंगे कि फाइब्रॉइड है? तो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस इज अल्ट्रासाउंड नाउ डेज, बोथ एब्डोमिनल एंड ट्रांसवेजाइनल. नेक्स्ट इज़ एंडोमेट्रियल बायोप्सी. एंडोमेट्रियल बायोप्सी में क्या होता है कि एक टुकड़ा एंडोमेट्रियम से लेते हैं और उसे लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं फॉर फाइब्रॉइड. हिस्टेरोस्कोपी. हिस्टेरोस्कोपी में क्या होता है? हिस्टेरोस्कोप एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ इंसर्टेड इनटू वेजाइना एंड होल ऑफ द पेल्विक या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ वीव्ड. हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी. हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में क्या होता है? इसमें एक तरह का डाई पुश करते हैं वेजाइना से और फिर उसकी पिक्चर ले लेते हैं एक्सरे की तरह, और दिस कन्फर्म द फाइब्रॉइड. लेप्रोस्कोपी. लेप्रोस्कोपी में भी हम सभी जानते हैं आजकल लेप्रोस्कोपी सर्जरी कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं. अब लोग ओपन सर्जरी को कम देते हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपी का डायग्नोस्टिक पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज़ है. तो ये फाइब्रॉइड को कंफर्म करने के लिए भी लेप्रोस्कोप का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है. नाउ द ट्रीटमेंट. इसका फाइब्रॉइड का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न में ट्रीटमेंट है this is only symptomatic treatment. For symptomatic fibroid, medication to control symptom, medication aim at shrinking tumor, ultrasound fibroid destruction, surgically aided method to reduce blood supply of fibroid, myomectomy or radio frequency ablation, hysterectomy, treatment for infection and anemia, embolization. Now the medication. Medicine हम जो यूज़ करते हैं इन मॉडर्न आर OCPs, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट. ये यूज़ करने पे रिड्यूस तो हो जाता है फाइब्रॉइड साइज़, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि मेनोपॉजल सिम्टम्स आने लगते हैं पेशेंट में, एंड इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ पेशेंट टू टेक द मेडिसिन. एंटी हार्मोनल ड्रग दैट इज़ मिफेप्रिस्टोन, ये भी आजकल यूज़ में है. इसके भी इफ़ेक्ट अच्छे हैं, थोड़ा सा फाइब्रॉइड श्रिंक कर जाता है. टाइनाजोल. टाइनाजोल एक्चुअली पहले यूज़ होता था, आज उतना कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है बिकॉज ऑफ साइड इफ़ेक्ट. नाउ ट्रानेक्समिक एसिड जस्ट टू रिड्यूस द ब्लीडिंग. नेसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट आर यूज फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आइब्रोफेन. प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर नेम एलोन. नाउ द सर्जिकल ट्रीटमेंट. अभी तो हमने देखा कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या था, अभी सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है. दो तरह की सर्जरी जनरली होती है. पहली है मायोमेक्टमी एंड सेकेंड इज़ हिस्टेरेक्टमी, एंड बोथ डिपेंड अपॉन द पेशेंट. मतलब मायोमेक्टमी उन्हीं पेशेंट में करते हैं. एक्चुअली मायोमेक्टमी होता क्या है? इन मायोमेक्टमी देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड प्रिजर्विंग द यूट्रस. तो ये उन पेशेंट में किया जाता है जो यंग होते हैं, जिन्हें अभी फैमिली कंप्लीट नहीं होती है, या जो अनमैरिड होते हैं, जिन्हें बच्चे चाहिए होते हैं, उनमें मायोमेक्टमी किया जाता है. लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि फाइब्रॉइड रीग्रो कर जाता है, तो उसके रीग्रो के या अकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अब हिस्टेरेक्टमी. हिस्टेरेक्टमी क्या होता है? टोटल रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड अलॉन्ग विद यूट्रस. तो यूट्रस के साथ पूरा फाइब्रॉइड निकाल देते हैं, और ये उन पेशेंट में करते हैं हुज फैमिली आर कंप्लीटेड, हुज एज आर अबव 40 और मोर देन दैट. तो लेकिन हिस्टेरेक्टोमी में री अकरेंस के चांस नहीं होते हैं बिकॉज देयर इज़ अ टोटल रिमूवल ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विथ फाइब्रॉइड. यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन. इन दोनों में क्या करते हैं? यूट्राइन आर्टरी जो की सप्लाई करती है फाइब्रॉइड को, उसको हम कट कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण सप्लाई नहीं हो पाती फाइब्रॉइड की, वो अपने आप श्रिंक कर जाता है. अदर मेथड आर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, एंडोमेट्रियल एब्लेशन. नाउ द कॉम्प्लिकेशन. मेनोरेजिया. Menorrhagia will lead to the anemia, abdominal pain,
प्रीमेच्योर बर्थ, लेबर प्रॉब्लम, मिसकैरेजेस। प्रीमेच्योर बर्थ, लेबर प्रॉब्लम और मिसकैरेजेस मोस्टली होता है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड में, क्योंकि वो कैविटी को, यूट्राइन कैविटी को, और जो कि जहाँ पर बच्चे की ग्रोथ होती है उसको वो कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एंड दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। लायोमायोसार्कोमा, लायोमायोसार्कोमा उस कंडीशन को कहते हैं जब ये नॉन कैंसरस जो फाइब्रॉइड है, जनरली ये नॉन कैंसरस ही होता है, लेकिन रेयरेस्ट केस में, बहुत ही रेयर केस में ये कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। जब ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है देन इट इज़ नोन एज लायोमायोसार्कोमा। Twisting of the fibroid and an emergency it is anemia due to menorrhagia, anemia develop, urinary tract infection, UTI बहुत ज़्यादा होता है इसमें, a C-section may be needed। C-section why it needed because अगर fibroid बड़ा है तो normal delivery नहीं हो सकती, then we advise for cesarean section। Some pregnant women with fibroid have heavy bleeding immediately after giving birth। तो अगर फाइब्रॉयड है तो PPH के चांसेस भी बढ़ जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहूँगी रिपोर्ट ऑफ माई वन ऑफ द पेशेंट विच आई हैव ट्रीटेड इन श्री राम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड रिकॉर्ड में भी होगा ये हॉस्पिटल के। पेशेंट नेम इज़ शगुफ्ता, एज इज़ 38, रेसिडेंस मोदी नगर। ये पेशेंट मेरे पास लास्ट ईयर आई थी मार्च या अप्रैल में 2019 में विद अ रिपोर्ट में इसको फाइब्रॉइड था, 2 और 3 फाइब्रॉइड्स थे, 1 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर के। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 यहाँ पर रिपोर्ट है, एक ऊपर है अभी रिसेंटली कराई हुई और एक ये पुरानी है 2018 की। तो शी केम विद इन द OPD विद द सिम्टम्स ऑफ मेनोरेजिया, पेन इन लेग, गिडीनेस, वीकनेस एंड और ये मतलब पेशेंट बोल रही थी कि वो 2-4 साल मतलब 2 to 3 ईयर से ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट में है, लेकिन उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है सिम्टोमेटिक। उसको तो कभी कभी इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि उसे 2-3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़ भी हो चुका है, ट्रांसफ्यूजन भी हो चुका है। तो बोलती है कि फिर मैंने उसे एडवाइस किया कि आपकी एज भी है, फैमिली आपकी कंप्लीट है, देन यू कैन गो फॉर हिस्टेक्टमी, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया। बोला कि डॉक्टर साहब मुझे मेडिसिन में मतलब कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए जो ठीक हो जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन दूंगी, लेकिन यू हैव टू स्टॉप ऑल द मेडिसिन प्रीवियसली यू वर टेकिंग, यानी कोई भी आप मॉडर्न मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो आपको उसे टोटली बंद करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट करना पूरा भी आयुर्वेदिक मेडिसिन चलेगी। इसकी तो गारंटी है कि आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आगे देखते हैं फाइब्रॉइड का, लेकिन उसकी गारंटी नहीं कि फाइब्रॉइड पूरी तरह क्योर हो जाएगा। फिर वो पेशेंट रेडी हो गई। पेशेंट वॉज वेरी सिंसियर, उसने लगातार मुझसे पूरे 1 ईयर तक ट्रीटमेंट, शी वॉज अंडर माई ट्रीटमेंट फॉर 1 ईयर, और फॉलो अप भी टाइम से जब भी मैंने कहा तब आती रही। और इसको मतलब इसने पुराने इसके ब्लड रिपोर्ट है दैट आई विल सेंड यू ऑन द ग्रुप। ब्लड रिपोर्ट भी इसका पुराने 2-3 है जिसमें हमेशा इसका हीमोग्लोबिन 6.7 to 7 रहा है, या 7 से 8 तक रहा है, इससे ऊपर कभी नहीं रहा है। लेकिन जब फिर मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया अप्रैल में, एंड विद इन 5 मंथ, 5 महीने के अंदर इसको काफ़ी रिलीफ आ गया, सारे सिम्टम्स में बहुत रिलीफ आ गया। और जब मैंने इसका हीमोग्लोबिन कराया, हीमोग्लोबिन वॉज 11.2। और लेकिन एक ही सिम्टम्स, वो एक सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं हुआ था, वो था पेन इन लेग। उसे मतलब वो बोलती थी कि डॉक्टर साहब इतना मुझे पैरों में दर्द होता है कि मैं रात में सो नहीं पाती हूँ दर्द की वजह से। लेकिन शी कंटिन्यू टू टेक माई मेडिसिन, यानी ऑल द आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर 1 ईयर। देन आई हैव रिपीटेड, you can see here the fibroid, it is a ultrasound of 2018, and you can see here fibroid 1 centimeter fibroid. Then after the treatment of 1 year I have repeated the ultrasound
You can see here the date, patient name, date 18 March 2020, and just before the lockdown. And her report was total normal, a miraculous effect of Ayurvedic medicine. You can see here, uterus is anteparted, normal in size, myometrial ecotexture, no focal mass seen, and her symptoms have totally subsided, and fibroid has been cured, totally cured. You can see here. So we can see that but Ayurvedic medicine has so much, Ayurvedic medicine is so effective. ठीक है, ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा उसने लॉन्ग ड्यूरेशन में लिया, बिकॉज पेशेंट वॉज सिंसियर, उसने पूरे 1 साल तक ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसके जो इफेक्ट आए, जो रिज़ल्ट आए, वो वाकई में एक चमत्कार था। तो इस तरह के वीडियोस नेक्स्ट और भी मैं लेके आऊँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं, वेयर द मॉडर्न मेडिसिन गेट फेल। तो ऐसी कुछ डिजीज़ के साथ मैं आगे भी वीडियोस लेके आऊँगी। थैंक यू।